हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स के वो सभी क्वेश्चन जो CGL 19 में आपको पूछे गए हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। टारगेट रहेगा इस सीरीज का कि आपको 1500 से 2000 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाए जो SSC के 2018, 19 और 20 के CGL, CPO, CHSL के सेट्स में पूछे गए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे मिस ना हो। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 3 मार्च को जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में 25-25 क्वेश्चन आए हैं। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विद प्रॉपर एनालिसिस। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए कंडक्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग CGL 2020 की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सके और आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया जा रहा है बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न, मतलब TCS 2018 से एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो तभी उसी के हिसाब से मैं आपको 2018 से लेकर 20 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस लास्ट के टाइम में रिवीजन अच्छा हो जाए, TCS पैटर्न पे रिवीजन हो जाए। और CGL प्री 2019 में मेरा 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। ये सब मैथमेटिक्स का स्कोर है। मेरा नाम प्रतीक सेठी है और इससे पहले मैं आपको CPO 2020 की सभी शिफ्ट्स जो भी आई हैं 6 सेशन में आपको करा चुका हूँ। इस क्लास में आने से पहले आप एक बारी वो सेशन भी 6 के 6 देख लें। जो आज नया बच्चा है, बिल्कुल पहली बार ये क्लास को देख रहा है, नया एस्पिरेंट है, और अभी आपको आई बटन में वो प्लेलिस्ट दिख भी जाएगी। और कल और परसों मैं क्लास नहीं कंडक्ट कर पाया, कुछ गले में थोड़ी दिक्कत चल रही थी और कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे, तो इसकी वजह से आज की क्लास लेना भी थोड़ा सा मुश्किल है। पर कोई बात नहीं, हम आज की क्लास तो कंडक्ट करेंगे, नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे। कल की सोच रहा हूँ मैं कि कल आपको जो 3 मार्च को शिफ्ट 3 आई है और 4 मार्च को जो पहली शिफ्ट थी वो क्लास बना के 3 बजे दे दूँ, और फिर 4 मार्च को जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट के 25-25 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन, वो मैं आपको 7:30 बजे क्लास प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे यही बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं पिछले 2-3 साल के, क्योंकि उससे आपको मेंटेलिटी पता चल जाती है एग्जामिनर की, वो किस बेस पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, मतलब किस बेस पे वो क्वेश्चन एग्जाम में सेट करने वाला है, ठीक है। तो 2 सेट मतलब 2 शिफ्ट एट अ टाइम हम लोग लेकर चलेंगे। एक शिफ्ट के 25 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट के 25 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 18 पता नहीं 21 शिफ्ट थी, तो आप मानकर चलिए कि 6 से 7 सेशन में CGL 19 का आपका मैथ्स का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, मतलब सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले कि हम क्लास की ओर आगे बढ़ें, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हमारे सभी तरह के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना ताकि जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, आपको वहाँ से मिल जाए। क्लास का लिंक डाल देता हूँ और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आती रहती है, वैकेंसी रिजल्ट या और अन्य चीज़ों से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, एक बार सारी चीज़ें ज़रूर विजिट करें। अच्छा लगे तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। और जो सीरियस एस्पिरेंट है वो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, तो ये सभी टॉपिक मैं अभी तक करा चुका हूँ, तो एक बार गो थ्रू ज़रूर हो जाना। आप लोग डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप एक बारी कंटेंट देख लेंगे। बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट है, 100% आपको जो भी कराया गया है वो 100% कराया गया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कराए गए हैं और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। हर चैप्टर का आपको 100% कंटेंट अप टू डेट दिया गया है। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना ताकि जो फ्री मैथमेटिक्स सेशन आपके लिए लेकर आए हैं वो सारा आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाए। और कांस्टेबल GD की जो तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक के लेक्चर लगा लेना। कांस्टेबल GD 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन मत करना, बेसिक क्वेश्चन कर लेना हर चैप्टर के। और आपको फ्री मैथमेटिक्स कोर्स भी दिया जा रहा है ताकि आप लोग CGL की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ जो आपकी मेंस की आगे होने वाली है, ठीक है। और किसी को कोई इंक्वायरी हो तो हमारी ईमेल ID पर मेल कर देना, व्हाट्सएप पे नंबर सेव करा लेना ताकि आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, लास्ट के टाइम में कोई आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या वैसे भी कोई क्वेश्चन हो जो अटक जाए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे वो पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। और आप नंबर भी अपना सेव करा लें ताकि जो भी क्लास में कंडक्ट करता हूँ उसका लिंक मैं डाल देता हूँ, आपको
मिल जाए स्टोरी में। ठीक है, आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी 3 पॉइंट है एक सर्कल पे सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी एंड ए सी एट द सेंटर ओ। मान लीजिए पहली बात तो क्या कि सेंटर है ओ, यहाँ पे सेंटर ओ है, आपने मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट होगा ए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट होगा बी, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट होगा सी। अभी बोला है क्या कि कॉर्ड ए बी है, जो कॉर्ड ए बी, आप क्या करें, मिला दें इसको। ठीक है, एक सेकेंड, आपने क्या किया कि कॉर्ड ए बी बोला तो आप क्या करें, ए से बी को ज्वाइन कर दें। आपने ए से बी को ज्वाइन कर दिया। फिर बोला कॉर्ड ए सी, आपने ए से सी को ज्वाइन कर दिया। फिर बोला आपको क्या कि सबटेंड करती है एंगल 110, तो आपने देखा कि सेंटर के साथ जो है ना सबटेंड कर दिया, मतलब ये जो कॉर्ड ए बी है ये सेंटर के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 110 डिग्री। कॉर्ड ए सी है, ये सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है, 130 डिग्री। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी बताइए, मतलब इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है क्या कि कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, जिसमें से एक हो गया 110 का, एक हो गया 130 का, तो कितने का एंगल रह गया, 120 डिग्री का। मतलब ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। फिर आप देखोगे अगर मैं बी और सी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, बी और सी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो आपको पता है कि सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनता है, कोई कोड अगर सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे अगर कोई एंगल बना रही है तो सेंटर पे उससे 2 गुना एंगल बनाएगी। मतलब आप लोग यहाँ से समझ गए क्या कि एंगल ए की जो वैल्यू होगी, एंगल ए कौन सा, एंगल बी ए सी, जो कि किसने बनाया, कोड बी सी ने, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो सेंटर पे एंगल बना है ना उसका आधा। मतलब आप लोग यहाँ से समझ गए कि एंगल बी ए सी जो है आपका 60 डिग्री आ जाएगा। कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है क्या कि सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनाती है सेंटर पे उससे 2 गुना एंगल बनाती है कॉर्ड। ठीक है, सबको पता होगा। क्वेश्चन में बोला x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, 45। देखो आप लोग ना वैल्यू पुट करना यहाँ पे शुरू करो। आपने देखा जो 45 होता है वो किस किस का वेक्टर होता है, पहली बात तो 45 इंटू 1, 15 इंटू 3, 9 इंटू 5। ठीक है, और इसके अलावा भी फैक्टर तो होता होगा इसका। ठीक है, तो आपने देखा, पहले मैं इसको मैच कर लेता हूँ। आपने देखा कि एक्स वाई की वैल्यू 45 तब हो सकती है जब x 45 वाई 1 हो। ठीक है, आपने x माइनस वाई करके देखा, 45 माइनस 1 कितना हो जाएगा, आपने देखा 44, यहाँ पे दिया है 4, मतलब ये वैल्यू नहीं है। फिर आपने देखा 15 इंटू 3 भी 45 होता है, x को 15 माना, y को 3 माना, तो 15 माइनस 3 12 हो गया, और दिया कितना है 4, मतलब ये भी वैल्यू नहीं है। फिर आपने देखा कि x की वैल्यू अगर मैं 9 रखूँ, y की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ, 9 इंटू 5 45 होता है, 9 माइनस 5 कितना, 4, मतलब मैंने x और y की वैल्यू बिल्कुल सही रखी है, क्या, 9 और 5। तो आपने देखा कि 9 का क्यूब करूँ तो कितना हो जाएगा, 729, 5 का क्यूब करूँ तो 125 हो जाएगा। तो आंसर जो आपका आएगा वो 604 आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है इसका सोल्व करने का, आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने देखा x माइनस वाई क्यूब आपसे पूछा है, ये क्या होता है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जिसको आप लोग फर्दर आगे लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप फिर आगे जाके देखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स वाई नहीं, यहाँ पे प्लस एक्स वाई आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर इसे खोले तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स वाई। तो आपको पता है x माइनस वाई की वैल्यू कितनी, 4, x माइनस वाई के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 16, और 3 इंटू 45 135 हो गया, 135 और 16 151, चौके कितना हो गया, 604। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला इन ट्रायंगल ए बी सी एम एन जो है वो आप लिख लेना, यहाँ पे एम एन और बी सी के बीच में लिख लेना कि एम एन जो है वो पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन इतना दे दिया, ए एन और एन सी का रेशो इतना दे दिया। पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने कर ली ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ। ठीक है, मैंने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो आपने देखा कि ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ हो गई। फिर आपने देखा क्या, फिर आपने देखा कि एम एन जो है ना वो पैरेलल है बी सी के, एम एन जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, आप लोग समझ गए क्या, एम एन पैरेलल है बी सी के, तो आपने यहाँ पे एक एरो लगा दिया। फिर आपने देखा कि यार अगर ये पैरेलल है, मतलब एम एन पैरेलल
टू BC है, तो आप लोग एक चीज़ समझ गए क्या कि जो ट्राइंगल AMN होगी वो सिमिलर होगी किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल ABC के। ये चीज़ें सबको पता होंगी। अब तक आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि यार AN रेशो NC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, रेशो NC AN रेशो NC की वैल्यू आपको 4:5 दे रखी है। मतलब अगर AN 4 है तो आपको पता चल गया कि AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 4 + 5 मतलब कितना हो जाएगा 9। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होने वाला है, आपको पता है कि AN अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। सबको पता है सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गई तो उनके एरिया का जो रेशो होगा वो साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। आपने देखा AN कितना 4, AC कितना 9, मतलब यहाँ से आपको पता चल गया कि ट्राइंगल AMN और ट्राइंगल ABC जो है उनके एरिया का अनुपात कितना है, 16:81। फिर आपको एक चीज़ पता लगती है क्या कि यार अगर ट्राइंगल AMN का एरिया 16 है और पूरी ट्राइंगल का एरिया 81 है तो आप लोग यहाँ से क्या समझे कि अगर मैं 81 को 16 से घटाऊँ जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी आने वाली है, 65। तो 65 जो वैल्यू होगी वो क्वाड्रिलेटरल जो बना हुआ है MBCN इस क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू होगी। तो आपको पता है क्या कि 65 की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी, 130। आपसे क्या पूछा है, ट्राइंगल MAN का एरिया, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, मतलब 65 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे 16 की वैल्यू पूछी है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN। तो आपको पता चल गया क्या कि 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या कि 4300 रुपये जो है ना 4644 रुपये बन गए 2 साल में एट सिंपल इंटरेस्ट। आपने देखा क्या कि 4300 प्रिंसिपल, 4644 जो है अमाउंट हो गया। तो आपको यहाँ से पता चल गया क्या कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया। आपने देखा 4644 में से अगर मैं 4300 को घटाऊं तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 344। सिंपल इंटरेस्ट 344, प्रिंसिपल कितना है 4300, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको पता है कितना है 2 साल बाय परसेंटेज। अब आपने यहाँ से देखा कि 43 को अगर मैं 86 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं 43 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा, 86 बन जाएगा। 43 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना बन जाता है, एक काम करते हैं मैं पहले इसको उड़ाता हूं, 172 आ गया। यहाँ पे 172 आ गया तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 4 से ये 4 पे चला गया तो आपका रेट आ गया कितना, 4%। आपके रेट की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। अभी आपको क्या बोला, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम इतना इन 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या करें, आप ना 100 रुपये लेट कर लें, क्या प्रिंसिपल, आपने क्या किया, प्रिंसिपल जो है 100 रुपये लेट कर लिया। फिर आपने देखा ब्याज की दर है 4% और 5 साल की बात हो रही है। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट और इनटू टाइम। फिर आपने देखा कि 4% का मतलब कितना हो गया कि 4/100, 100 से 100 कट जाएगा, परसेंटेज से 100 कट गया, ठीक है। तो आपने देखा 4 × 5 कितना, 20। आपने देखा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैं जोड़ूं, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैं जोड़ूं तो क्या बनेगा, अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 + 20 120। और हमारे हिसाब से अमाउंट 120 आई है। क्वेश्चन में आपको कितनी दी हुई है अमाउंट, 10104। तो एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक की वैल्यू आपकी 10104 डिवाइड बाय 12, तो एक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 84.2। फिर आपको निकालना क्या, प्रिंसिपल, जो कि हमने कितना माना था 100। तो 100 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8420 रुपीज़। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया आउट ऑफ 6 नंबर द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6th नंबर। आपने क्या किया कि 6th नंबर को x लेट कर लिया, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्या कि यार जब मैं एवरेज की बात करता हूँ, जब मैं एवरेज की बात करता हूँ तो मैं क्या बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स बाय टोटल टर्म्स। आपने देखा टोटल टर्म्स या टोटल नंबर है कितने, 6, और सम ऑफ द 6 नंबर कितना है, मतलब 6 नंबरों का सम कितना है। आपने देखा कि छठे नंबर को तो आप एज इट इज़ लिखोगे और पहले जो 5 नंबर का सम है, मतलब पहले 5
नंबर का जो सम है, मतलब टोटल है जो पहले 5 नंबर का, वो 7 गुना है किसके, छठे नंबर के। छठा नंबर x, इसका 7 गुना कितना हो गया, 7x। आपने देखा 8x की वैल्यू कितनी हो गई, 136 × 6। तो यहाँ से अगर 8 मैं काट दूँ तो आपने देखा कि ये कितना आ जाएगा, 8 बन जा 8, और फिर 8 पे तो जाएगा नहीं है प्रॉपर। तो आप इसको फिर क्या करें, आप इसको यहाँ पे पहले तो 4 और 3 कर ले, फिर 4 से आप इसको काटें तो 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 102। ठीक है, तो 102 जो आ गया वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे 6th नंबर ही पूछा जिसको आपने x माना, x की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी, 102 आ गई। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है a जो है किसी काम को खत्म कर देता है 24 दिन में। मतलब a का टोटल टाइम दे दिया आपको, b का टोटल टाइम दिया, c का टोटल टाइम दिया, कितना दिया, 12 दिन। ठीक है, आपके पास टोटल टाइम आ गया तो आप वन डे वर्क और टोटल वर्क बड़े आराम से निकाल सकते हो। टोटल वर्क एलसीएम लेके आ जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 24 के अंदर ये इंक्लूड होगा, 24 पंजे 120, इसका एलसीएम 24 पंजे 120 आ गया। फिर आपने देखा ये 5 पे गया, ये 10 पे गया, और ये कितने पे गया, ये गया 8 पे। ठीक है, हमारे पास क्या था, टोटल टाइम दे रखा था कि ए अगर काम को करता है किसी को तो वो 24 दिन में काम कर देता है, बी अगर उसी काम को करे तो 15 दिन में कर देगा, सी अगर उसी काम को करे तो 12 दिन में खत्म कर देगा। क्वेश्चन में बोला है बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days। ठीक है, बी और सी ने काम शुरू किया। आपने देखा कि वन डे वर्क बी का कितना है, 8, सी का कितना है, 10, तो दोनों का मिला के कितना हो गया, 18। आपने देखा कि एक दिन में 18 काम कर लेते हैं तो 3 दिन में कितना कर लेंगे, 54। मतलब ये 54 काम करके खिसक चुके हैं, एंड लेफ्ट, मतलब 3 दिन काम करके निकल चुके हैं। मतलब एक दिन में 18 काम तो 3 दिन में 54 काम करके निकल गए। फिर हमने देखा कि काम बचा कितना, आपने देखा कि काम बच गया अब 66। करना किसको है, आपने देखा कि रिमेनिंग वर्क है 66 और ए अकेले को करना है। तो ए एक दिन में 5 काम करता है तो 66 काम कितने दिन में कर देगा, 66/5 डेज में। तो 65 13 सही 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम निकालना है ए का, टोटल वर्क बाय वन डे वर्क कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है क्या कि 6 10 ए कितना है, 5। तो आपने देखा कि 10 ए की वैल्यू कितनी है, 5/6। अब कई लोग कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज निकालो, फिर हाइपोटेन्यूज आप साइने में पुट करो p/h, कॉसे में b/h, फिर निकालो। कुछ ना करो भैया, कुछ भी ना करो, आप इस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉसे से डिवाइड कर दो। आपने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉसे से डिवाइड किया तो आपने देखा कि ये बन गया फाइनली। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता है कि साइन ए बाई कॉसे कितना होता है, 10 ए, साइन ए बाई कॉसे कितना होता है, 10 ए, और 10 ए की आपको वैल्यू पता है कितनी, 8 × 5/6 -4 और 1 + 2 × 5/6। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, 20 - 12 8/3 और 6 10 16/6। तो ये गया 2 पे और फिर ये भी गया 2 पे, 2 से 2 कट गया। फाइनली बचा ही क्या, 1 सेकेंड, 3 और 8/3, 1 रह गया। तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इतने आसानी से करेंगे कि आप लोग हैरान मान जाएंगे कि इतना आसान सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया क्या है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड। आपको पता है जब पोल को क्रॉस करेगी ना, मतलब उसने अपनी लेंथ को ट्रेवल करना है। किसने, ट्रेन ने। तो ट्रेन ने अपनी लेंथ को ट्रेवल किया कितने सेकेंड में, 12 सेकेंड में। और अगर ब्रिज को क्रॉस करती है जिसकी लंबाई है कितनी, 170 मीटर, मतलब जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को तो क्रॉस करेगी, साथ में ब्रिज की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। टाइम कितना ले रही है, 36 सेकेंड, 36 सेकेंड। आपने देखा कि पहले ले रही 12, अब ले रही 36, मतलब डिफरेंस कितना हो गया, 24 सेकेंड का। पहले डिस्टेंस ट्रेवल करना था LT, अब करना है LT + 170। तो डिस्टेंस का डिफरेंस कितना हो गया कि पहले जितना कर रही थी उससे 170 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस अब ट्रेवल कर रहा है, और पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 24 सेकेंड ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आपने देखा कि यार 24 सेकेंड में वो 170 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो आपको पता चल गया क्या कि ट्रेन जो है 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, 170 मीटर / 24। मतलब ट्रेन की स्पीड क्या आ गई है आपके पास, 170
बाई 24 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, 170 बाई 24 किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना आप। तो आपने देखा कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 3 आ गया और यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और फिर 5 पे अगर मैं देखूँ तो ये जाएगा 34 पे, और फिर 17 पे चला जाएगा ये, और यहाँ पे 2, तो 17 दिया 51/2 कितना हो गया, 25.5 किलोमीटर पर आवर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। जब मैंने आपको ट्रेन का टॉपिक कराया, बहुत अच्छे से कराया 2 लेक्चर में सिर्फ, उसमें मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका था। आप लोग वहाँ पर जाके विजिट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। क्वेश्चन बोला है शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स अ गेन ऑफ कितना, 12%। इफ द मार्क प्राइस इतना, कॉस्ट प्राइस बताना है। आप सभी को पता है एक चीज़ क्या, कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या होता है। मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तब जब प्रॉफिट की बात हो रही हो। और अगर लॉस की बात हो रही होती तो आपको पता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। आपको पता है मार्क प्राइस कितना दिया, 224, कॉस्ट प्राइस कितना, सीपी। आपने देखा कि गेन कितना, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12%, तो 100 में 12% ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 112%। और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 28%, मतलब 100 में से 28% जब गया तो आपको पता चल गया कि कितना आ गया। आपने देखा कि यहाँ से आया है 72%। आपने देखा परसेंट से परसेंट गया, 112 की वैल्यू 224 है, तो आपको यहाँ से सीपी पता चल जाएगा कि 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहे कैसे, सीपी जो है 72 कर दे इंटू 224 बाय 112, ऐसे भी निकाल लेना, मर्जी है आपकी। मैंने तो रेशो के हिसाब से कर दिया, मतलब 112 की वैल्यू 224 मानी तो 72 की वैल्यू 144 आ जाएगी। क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया है रेडियस दिया सर्कुलर गार्डन की 42 मीटर। क्वेश्चन में दिया सर्कुलर गार्डन है, उसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 42 मीटर। डिस्टेंस बताना है मीटर में, कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट, मतलब सर्कुलर गार्डन के अराउंड 8 चक्कर काट देता है। ये क्वेश्चन सीपीओ में भी आया है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। आपने देखा कि अगर मान लो यहाँ से दौड़ मारनी शुरू करता है या यहाँ से भागना शुरू करता है, तो आप लोग क्या देखेंगे कि जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा ना, तब ये एक सरकमफ्रांस को पूरा ट्रेवल कर जाएगा, मतलब एक चक्कर में ये 2 पाई आर ट्रेवल कर रहा है। तो 8 चक्कर में कितना कर देगा, 16 पाई आर। 16 पाई आर आपने देखा 16 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आपने देखा आर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 42। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि आपने देखा कि ये लिखा है 11 इंटू 2, मतलब ऑप्शन वो होगा, आपने देखा 7 से तो एग्जैक्टली कटना है, तो आपने देखा ऑप्शन वो होगा जो 11 का फैक्टर भी हो। आप सॉल्व करना शुरू करो। आपने देखा कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ से 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0, मतलब ये 11 का फैक्टर है। 7 10, 10 माइनस 7 कितना, 3, ये 11 का फैक्टर नहीं है। 10 4, 10 माइनस 4 कितना, 6, 11 का फैक्टर नहीं है। 3 5, 11 का फैक्टर नहीं है, मतलब दिस इज द ओनली ऑप्शन जो कि 11 का फैक्टर है। और इसके अलावा आप मल्टीप्लाई करना चाहो कर लेना, 16 इंटू 22 इंटू 6 जब आप करोगे तो आपका फाइनली आना यही है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है अगर, तो 2 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू बताइए। देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जब भी ऐसा हो, कैसा कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो, तो आप लोग याद रखेंगे एक चीज़ क्या, कि ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 2 कंडीशन होंगी, क्या कि 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 बी की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, कॉट ए माइनस 1 कॉट बी माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया क्या कि a प्लस बी का जोड़ अगर 45 डिग्री है
तो इतने हिस्से का मल्टीप्लिकेशन कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। और अगर कोई चेक कहे सर बता दो कैसे हुआ, भाई आप लोग अभी इस चक्कर में मत पड़ो, आप सिर्फ इतना देखो क्या कि अगर a प्लस बी का जोड़ 45 है और आपने रख दिया a को 0 डिग्री, तो b कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आप यहाँ पुट कर दो। आपने 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, और 10 45 की वैल्यू कितनी 1, 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 2। और अगर कॉटे की बात करें कि सर ए की वैल्यू 0 रखूँगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो भाई मत रखो ना, कौन कह रहा है रखने के लिए। आप क्या करो, ए को 90 मानो, 90 माना आपने ए को, तो बी कितना हो जाएगा -45, बी को -45 पुट करोगे तो 1 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ से कॉट 90 कितना 0, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई ये तरीके बताता नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत कोई ना आए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स, मतलब रेशियो दिया है बॉयज़ और गर्ल्स का। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ रेशियो प्रोपोर्शन में। ठीक है, कितना है 5:3 बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है स्कूल में, जिसमें 640 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो आप क्या समझे कि यार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 640, जिसमें से 5:3 में बॉयज़ और गर्ल्स हैं। तो आपने देखा बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल मिला के रेशियो कितना हो गया 8, 8 की वैल्यू कितनी हो गई 640। आपने क्या देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब आपने बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो को जोड़ दिया, रेशियो के हिसाब से 8, क्वेश्चन में दिया 640, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 80, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 400, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 240। फिर आपने देखा कि 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, पहले थी 240, 30 और ऐड कर दी तो कितनी हो गई 270। देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स बिकम 14:9, मतलब अब रेशियो कितना हो जाना चाहिए 14:9। आपने देखा कि फाइनली जो गर्ल्स थी आफ्टर एडमिशन वो कितनी हो गई 270, और रेशियो कितना है 9, 9 की वैल्यू 270, 1 की वैल्यू 30, तो 14 की वैल्यू कितनी हो गई 420। 9 की वैल्यू अगर 270 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 30, 14 की वैल्यू 420, 400 लड़के पहले हैं 420 बाद में, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 20 का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है आपको कि प्लस का मतलब माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब कितना मल्टीप्लाई। तो आप आंसर निकालें। आपने देखा 42 + 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड 3 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 + 4 -9 इंटू 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व जब आप इसको करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि ऊपर पहले तो ये कितना बन गया 4 बन गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो 42 और 4 को जब मैं जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 46, 46 माइनस 16 माइनस 15, और नीचे से यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 4 8 और -27 हो जाएगा। तो पहली बात तो एक चीज़ क्लियर हो रही है क्या कि आंसर जो है वो माइनस में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -19, नीचे 19 भी आना चाहिए और माइनस, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। और ऊपर से अगर आप देखो तो ये 31 हो गया, 46 में से 31 गए तो 15 आ जाएगा, सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है इफ द नंबर 100 5x 4 is completely divisible by 8 then the smallest integer in place of x। आप देखें यहाँ पे क्या कि अगर नंबर को x से डिविजिबल होना तो लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा कि एक नंबर है, अगर आपको उसको 8 से कंप्लीटली डिविजिबल करना है तो लास्ट के 3 नंबर, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो लास्ट के 3 नंबर है वो 8 से जाने चाहिए। 4 का क्या होता है लास्ट के 2 नंबर, 16 का क्या होता है लास्ट के 4 नंबर, 32 का क्या होता है लास्ट के 5 नंबर जो है 32 से डिविजिबल, लास्ट के 4 नंबर 16 से डिविजिबल, लास्ट के 3 नंबर अब 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आप क्या करो, पहले तो 0 वैल्यू रख के देख लो क्या ये 8 पे जाएगी। हाँ, ये 8 पे जाएगी, तो मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है x की वो कितनी हो सकती है 0। अगर 0 ना होती तो 1 पे चेक करते, 2 पे करते, 3 पे करते, तो आपको पता चल जाता। क्वेश्चन में दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इतना इंक्रीज किया, ब्रेड्थ इतनी डिक्रीज की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता है एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपने देखा कि जब मैंने आपको पहले भी सीपीओ वाले सेशन में मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ जब मल्टीप्लाई में है तो ये
वैल्यू में 2 बार इंक्रीमेंट होगा। किसमें? एरिया की वैल्यू में। क्यों? क्योंकि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड का स्क्वायर होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड होता है, और वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड का क्यूब होता है। तो आपने देखा कि 2 बार पावर है, मतलब 2 बार जो होगा, एक बार इंक्रीमेंट है एक बार डिक्रीमेंट, मतलब 2 बार वैल्यू में चेंज होगा। किसकी? एरिया की। तो आपने देखा कि लेंथ जो है कितना 40% इंक्रीज कर गई, ब्रेड्थ जो है 20% डिक्रीज कर गई। तो मैंने आपको बताया था अगर एक वैल्यू इंक्रीज करे एक वैल्यू डिक्रीज करे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। मान लो किसी वैल्यू में पहली बार इतने का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरी बार डिक्रीमेंट इतने का हुआ, तो टोटल आपको पता करना है क्या कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कितना हुआ है। तो आप कैसे पता करेंगे? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12%। 12% का आपके पास क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंट आ जाएगा। किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। 40 माइनस 28 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इतना है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलो पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल आपने बना ली, आपने देखा ट्राइंगल है ए बी सी, ये टूटी फूटी ट्राइंगल जो बनी है इसके लिए खेद है, ठीक है। आपने देखा डी जो है मिड पॉइंट ऑफ किसका है? बी सी का, और फिर जो ई मिड पॉइंट है वो किसका है? ए बी का। तो आपने देखा कि ये भी मिड पॉइंट ये भी मिड पॉइंट। अब आपको पता है क्या कि यार अगर डी मिड पॉइंट है बीसी का तो ये 1:1 में तब्दील हो गया। तो आपको पता चल गया कि बीडी और बीसी का रेशियो कितना हो गया? 1:2। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर मैं देखूं तो आपको यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि जो एरिया का रेशियो होगा वो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। मतलब टोटल ट्रायंगल का एरिया 4, जिसमें से इसका एरिया कितना है? 1। तो आपको क्या दिया है कि टोटल ट्रायंगल का एरिया दिया कितना? 44। तो 4 की वैल्यू आपको 44 दे दी, 4 की वैल्यू आपको 44 दे दी, 1 की वैल्यू आपसे पूछी है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी या बीडीई पूछा है। तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने इतना पागल बनाया हुआ है, इतना पागल बनाया, मतलब वैल्यू 1 पुट कर दो, महाकाल के आशीर्वाद से ये कर दो, वो कर दो, ठां कर दो, ये कर दो। भाई कुछ नहीं है, अगर इसमें वैल्यू पुटिंग करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको किस तरीके से बताया है? आपको बताया हुआ है क्या कि ए की वैल्यू 1 कर दो, ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 पुट कर दो। कर दोगे तो इससे क्या होगा? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर स्क्वायर बन गया, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो गया। फिर आपने क्या देखा कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आपने इस वैल्यू पे लगा लिया। आपने क्या किया? x स्क्वायर को तो x स्क्वायर ही रहने दिया, y और z को x x रख के आपने यहाँ भी x स्क्वायर, ये भी इक्वल हो गया। फिर आपने 1 1 1 1 पुट करके यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और आपका आंसर गलती से सही आ गया। गलती से सही आया है वो आपका आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। कई जगह बताया हुआ है कि आप 1 1 1 लगा दो। अगर आप 1 लगाते तो यहाँ से भी 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है। और एक और आगे जाके आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया है क्या कि x की पावर 2a, y की पावर 2b, z की पावर 2c इक्वल टू कितना? 0, नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमने क्या किया? इसको ना तीनों को इक्वल टू k मान लिया। अब आपको पता चल गया है यहाँ से कि x की वैल्यू कितनी आ गई? k की पावर 1/2a, y की वैल्यू इतनी आ जाएगी, इतना, ठीक है। अब आपने क्या किया? x स्क्वायर की जगह आपने k के रिस्पेक्ट में पुट कर दिया। तो आपने देखा k की पावर जो होएगी वो 2/2a हो जाएगी। और y की वैल्यू कितनी? z की वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करें कि k को अगर आप देखें तो आपने क्या किया कि k की पावर को आपस में इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि इधर भी k, तो आपको पता चल गया कि 2/2a जो होगा वो 1/2b और 1/2c हो जाएगा। काट दो यहाँ से, तो आपको पता चल गया कि नीचे आ गया कितना? 2bc, यहाँ 1/a, ये कितना हो गया? b + c। तो फिर आपने देखा कि 2bc जो होगा वो कितना हो जाएगा? ab + ac। अब आपने देखा कि यहाँ पे AB + AC की वैल्यू आपको कितनी दी है? आपको AB और AC की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2BC। 2BC में BC जोड़ के डिवाइड कर दो
तो आपको पता चल गया यहाँ से वैल्यू। ये प्रॉपर एक सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप कोई कहता है आपको कि 111 वैल्यू पुट करो सर, आप कर दो। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता, क्या अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि BC माइनस AC बाय AB माइनस BC की वैल्यू बताएं, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते इसकी जगह अगर आपसे ये पूछ लेते कि BC माइनस AC अपॉन AB माइनस BC की वैल्यू बताओ, आप रख लो 1 1, आपने 1 1 रखा, 1 माइनस 1 क्या बन गई, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म कौन सी होती है, इन्फिनिटी, जिसके बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं चला। 1/0, 0/0 ये ऐसी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई 1, ये ऐसी सारी फॉर्म्स हैं जिसके बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं चला। हम लोग वैल्यू पुट करके अगर हमारी 0/0 फॉर्म बनती है, 1/0 बनती है, 1/इन्फिनिटी बनती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनती है, इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, इन सारी फॉर्म्स के बारे में वैल्यू पुटिंग करके तो हम बता ही नहीं सकते कि क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेथड से करते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं कि मेथड से आप यहाँ तक पहुँच गए, फिर आप देखते क्या कि BC माइनस AC और फिर एक BC यहाँ पे क्या हो गया, BC प्लस BC, एक BC को इधर ले जाओ तो AB माइनस कितना हो गया BC, यही आपसे पूछा था। तो अगर आप मेथड से करते तो आप इसका आंसर 1 बताते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है यूट्यूब पे, कुछ भी चल रहा है तो उस पर आपको नहीं आना, ठीक है। अब आपको पता है क्या कि यार एक फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती है कि x अगर A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा हो और y अगर A cos थीटा माइनस B साइन थीटा हो या फिर B साइन थीटा माइनस A cos थीटा हो, तो आपको यहाँ से पता होगी एक चीज़, क्या कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कैसे किया हम लोगों ने, हमने किया पहली इक्वेशन का स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तब जाके आपका ये रिजल्ट बनता है। अभी आपको ये पूछा है क्या कि फॉर्म सेम दे दी, A की जगह 4 रख दिया, B की जगह 5 रख दिया, तो आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25, टोटल कितना हो गया 41। क्वेश्चन में दिया है क्या, एक्स वाई जेड 3 इंटीजर है, x प्लस वाई की वैल्यू इतनी, y प्लस जेड की इतनी, z प्लस x की इतनी। आपने देखा कि यार x प्लस वाई प्लस जेड 2 गुना हो जाएगा अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ। मैंने जोड़ दिया तीनों इक्वेशन को, मेरे पास 2 बार x आ गया, 2 बार y आ गया, 2 बार z आ गया प्लस में, तो मैंने क्या किया 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड कर दिया, और इधर कितना आ गया 30 38। तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ कितनी गई 19। अब आपको पता चल गया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 है, जिसमें से x और y 8 है, तो z कितना हो जाएगा, z हो गया 11। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 है, जिसमें y प्लस जेड कितना है 13, तो x कितना हो गया आपके पास 6, और फिर z प्लस x 17 है, तो ये कितना हो गया भाई 2, जोड़ के भी देख लो 13 19 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, आपसे पूछा x स्क्वायर हो गया ये, वाई जेड हो गया ये, तो 6 का स्क्वायर 36, 18/11 आ जाएगा, ठीक है। सभी का हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को 100% मान लिया, कॉस्ट प्राइस से 10% नीचे दाम पे बेच रहा है, मतलब 100% से 10% कम में, मतलब 90% में बेच रहा है, ठीक है। हैड इट सोल्ड फॉर ₹332 मोर ही वुड हैव मेड प्रॉफिट 120%, मतलब अगर वो 332 रुपये ज़्यादा में बेचे तो वो 20% का लाभ कमाएगा। 100% कॉस्ट प्राइस, इस पे 20% का लाभ कमाना, मतलब इसकी 20% वैल्यू इंक्रीज कर देना। 100 में हमने 20% इंक्रीमेंट किया तो 120% हो गया। आपने देखा पहले बेच रहा था 90% पे, अब बेच रहा है 120% पे, तो इंक्रीमेंट कितने परसेंटेज का हो गया 30% रेट का। और क्वेश्चन में दिया है कि 30% की इसकी वैल्यू है कितनी 332 रुपये। पहले 90% पे बेच रहा था, अब बेच रहा है 120% पे, तो आपने देखा कि परसेंटेज के हिसाब से कितना इंक्रीमेंट हुआ 30%, रुपीज़ के हिसाब से कितना 332 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। क्वेश्चन में पूछा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो ये कॉस्ट प्राइस था, पहले तो इसी रेट पे बेच रहा था ना, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये हो गया, मतलब 30% की वैल्यू देके 90% की वैल्यू पूछ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 996। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बेस रेडियस सिलेंडर की का रेशो इतना है,
हाइट का रेशो ये है, वॉल्यूम का रेशो बताइए। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ 2 क्या हो जाएगा, पाई पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई तो कट गया, R1/R2 का स्क्वायर और H1 H2। तो आपने देखा कि 3/4 का तो स्क्वायर ही है और फिर 4/9। तो आपने देखा कि 3 का स्क्वायर तो 9, ये तो गया पूरा, और नीचे आ जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर, 4/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1:4। आसान क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में से प्री में आसान ही आते हैं। क्वेश्चन में दिया है द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार इन 2017 विद रेफरेंस टू 2016 वाज द मैक्सिमम। आपने देखा कि 2016 के हिसाब से 2017 में कितना डिक्रीमेंट हुआ है। आपने देखा 24 का डिक्रीमेंट कितने में पूछा है, 36 पे। तो आपने देखा 2/3 आ गया, 2/3 होता कितना है, 66.67%। ठीक है, बी में तो इंक्रीमेंट हुआ है, सी में क्या हुआ, डिक्रीमेंट कितना, 4/4 का डिक्रीमेंट हुआ, 44 से 44 हुआ, 44 से 40 हुआ, और इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 44, मतलब ये कितना हो गया, 1/11। 1/11 को आपको पता है 9.99 बोलते हैं। फिर आपने देखा कि डिक्रीमेंट हुआ कितना, 16 का, पहले कितनी वैल्यू थी, 38। तो इसको अगर मैं 8/19 बनाऊं तो 8/19 बनाने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ, एक सेकेंड, अगर मैं इसको 8/19 बनाऊं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 42.1%। ठीक है, जो कि इससे छोटी है। फिर आपने देखा कि यार कितने का डिक्रीमेंट, 22 का, 22/50। तो आपने देखा कि 22/50 जो है वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, इंटू 100 अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 44%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ किसमें, मैक्सिमम पूछा है तो हुआ किसमें, ए में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी लगाना है क्योंकि इसमें कार ए के बारे में ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन में दिया द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार इन 2016 ओवर 2012। 2012 में कितनी कार थी, इतनी, 2016 में कितनी कार है, इतनी। तो आपने देखा कितने का इंक्रीमेंट है, 60, कितने पे, 120 पे, क्योंकि आपसे ओवर 2012 बाद में 2012 दी है तो 2012 की वैल्यू नीचे आएगी, कितना, 50%। अगला ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है इफ़ 2013 और 2014 को अगर मैं साथ में लूँ, विच टाइप ऑफ कार कॉन्स्टिट्यूट्स एग्जैक्टली 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन दोज 2 ईयर्स। आपने देखा 2013 और 2014, ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 130 और 170, 300 हो गया। इसका 25%, ठीक है, इसका 25% कितना हो जाएगा आपके पास, 75। अब वो बतानी है, मतलब वो वाला मॉडल बताना है कार का जो 2013 और 14 का जोड़ कितना हो, 75। इन दोनों का जोड़ कितना, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। इन दोनों का जोड़ कितना, 61। इन दोनों का जोड़ कितना, 58। इन दोनों का जोड़ 75। ये वाला ऑप्शन सही है और ये हो जाएगा कुछ 52 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन में दिया इन द ईयर 2015 विच टाइप ऑफ कार कॉन्स्टिट्यूट्स एग्जैक्टली 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड दैट ईयर। ठीक है, 2015 में 20%, तो 2015 ये, इसका 20% कितना होगा, 100 का 20% 20, तो मतलब ये आ गया कितना है, ई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आपके पास शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन आ चुका है 3 मार्च की। देखो क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो सर्कमस्क्राइब्ड किया हुआ है क्या, सर्कल। तो आपको पता है कि जब क्वाड्रिलेटरल हो और इसके बीच में सर्कमस्क्राइब्ड हो, ठीक है, इसके बीच में सर्कल क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है, तो आपको पता है कि ये ना टच कर रहा है चारों साइड पे। ठीक है, तो आपको पता है क्या कि आमने सामने वाली साइड का जोड़ जो है वो इक्वल हो जाता है, मतलब AB + CD जो होगा वो AD + BC हो जाएगा। अब आपको पता है क्या कि AB की वैल्यू दे दी, BC की दे दी, CD की दे दी, AD की पूछी है, मतलब इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। AB की वैल्यू कितनी, 8, CD की वैल्यू 6, BC की वैल्यू 7, तो 14 - 7 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब ये दिया है क्वेश्चन में दिया है sec थीटा - tan थीटा, ठीक है, अपॉन sec थीटा + tan थीटा होगा। एक सेकेंड रुकना ज़रा, मैं बताता हूँ। आप इक्वेशन चेक कर लो एक बारी कि ऊपर वाले में प्लस है या नीचे वाले में, क्योंकि ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है। एक सेकेंड,
हाँ जी, नीचे वाले में गलती है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा एरर है। तो आप लोग क्या करें, सॉल्व करना शुरू करें। आपने देखा कि अगर मैं सेक थीटा 5 माइनस 5 टेन थीटा और 3 सेक थीटा माइनस नहीं प्लस 3 टेन थीटा हो जाएगा, तो इधर आ गया 8 टेन थीटा और इधर आ गया 2 सेक थीटा। तो आपको पता है एक चीज़ क्या कि ये गया 4 पे, अब सेक थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा और यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो आपने देखा कि आपके पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/4। आपको पता है साइन थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 4 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो आपको बेस पता चल गया कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट कितना आ गया 15। अभी आपसे पूछा गया कोसेक थीटा बताओ। कोसेक थीटा होता क्या है, आपको पता है कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा कितना है 1/4, तो कोसेक थीटा कितना हो गया 4 प्लस और 4 माइनस। फिर आपने देखा कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना √15, परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर अगर आप देखें तो कितना 1, ठीक है। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जब आप करेंगे तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में तो 1 बन गया, क्यों a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15, क्यों क्योंकि √15 का स्क्वायर जो होगा 15 होगा। और इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 31 प्लस 8 √15 विल बी योर करेक्ट आंसर, नीचे तो 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। क्वेश्चन में दिया है क्या कि x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 बताइए। देखो x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 हम तभी बता सकते हैं जब हमें या तो x² प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पता हो या फिर x³ प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पता हो। देखो x² प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पता होगा, हम इसका क्यूब कर लेंगे। अगर x³ प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पता होगा तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। हमारे पास x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी। देखो हमने देखा कि यार x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। क्या किया मैंने, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी कर दो 0 ही रह जाएगा इधर। तो आपने देखा कि x² प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा। आपको पता है कि यार इधर से तो कितना, अगर मैं इधर का स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और -3 का स्क्वायर करूँगा 9 हो जाएगा। तो इधर +2 था तो इधर माइनस हो जाएगा, आपने देखा 7 हो गया। फिर अब आप क्या करें, इसका क्यूब कर दें। आपने किया क्यूब तो आपको इधर भी करना पड़ेगा क्यूब। आपने देखा कि x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 प्लस 3x² डॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया a का क्यूब b का क्यूब 3ab। हमने क्या माना, इसको a माना हुआ है, इसको पूरे का b माना हुआ है, और अंदर कितना हो गया a प्लस b, ठीक है। और 7 का क्यूब कितना 343। तो आपने देखा x² से x² गया, ठीक। तो इधर 3 और x² प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू पता ही थी कितनी वैल्यू 7। तो 3 × 7 कितना 21 लिखा है। 343 में से 21 जब आप घटा दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 322। ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 की, ठीक है। 322 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग CPO में भी कर चुके हैं। आपने देखा 2 साइन थीटा और 15 कॉस स्क्वायर थीटा को भी आप साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लो, क्यों क्योंकि आप इसको यहाँ पे कॉस थीटा चेंज करना मुश्किल है। तो आप लोग क्या करो, इसको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हो। अब सारी चीज़ साइन स्क्वायर में आ गई या साइन में आ गई, मतलब सारी इक्वेशन साइन थीटा में आ गई। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे, आपने देखा 2 साइन थीटा, यहाँ पे कितना हो गया 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना हो गया 7। तो आप राइट हैंड साइड में जब सारी इक्वेशन को ले जाएंगे 15 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में -2 साइन थीटा हो गया, और 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा -8 हो गया। तो आपने यहाँ से देखा कि 15 8 कितना होता है 120। 120 जो होगा वो 12 और 10 का फैक्टर भी होगा। मतलब अगर मैं 12 और 10 बनाऊँ तो -2 आ जाएगा। मतलब 15 साइन स्क्वायर थीटा, फैक्टराइज तो सारे कर लेंगे, इसमें तो कुछ नवा है नहीं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 3 साइन थीटा कॉमन लेते हो तो आपके पास अंदर क्या बचा 5 साइन थीटा -4, और फिर अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो 5 साइन थीटा -4। अब साइन थीटा की आपके पास 2 वैल्यू आ रही हैं, क्या
साइन थीटा की एक वैल्यू तो आ जाएगी क्या, 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3, और यहाँ से आ जाएगी 5 साइन थीटा -4 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5। अब बोला है कि थीटा जो है ना 0 से 90 डिग्री में है, तो 0 से 90 डिग्री में अगर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 से 90 डिग्री में जब थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो, कोस हो, सेक हो, कोसैक हो, टेन हो, कोट हो, सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया साइन थीटा कितना 4/5, मतलब परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5, तो बेस कितना हो गया 3, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा तो कॉस थीटा का उल्टा ही हो जाएगा। अब आपको पता चल गया एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। तो या फिर ऐसा भी बोल सकते थे कि इसको जोड़ेंगे तो ये कितना है, 9/3, 3 हो जाएगा, 3 + 3/5, तो इसको बोल सकते हैं 3 सही। इसको पूरे को सॉल्व ना करना, आप क्या करो पहले और आखिरी को करो, कितना आ जाएगा 9/3, जिसको आप 3 बोल सकते हो, तो 3 सही, 3/5 आपको ऑप्शन में भी दे रखा है। क्वेश्चन में बोला, देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास में करा चुका हूँ। क्वेश्चन बोला है x इज द मीन प्रोपोर्शनल, x इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x is the mean proportional between 12.8 and 64.8 and y is the third proportional to 38.4 and 57.6, then 2x ratio y is equal to कितना होगा। देखो आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √AB। ठीक है, तो आपको पता है ये a है, ये b है, रखो अंदर। तो आपने देखा कि ये 12.8 हो गया, ये 64.8 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलो करते हैं। आपने देखा कि यहाँ से 1 पॉइंट बाहर आ रहा है, यहाँ से भी एक, तो आपने देखा कि 1/10 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, मतलब यहाँ पे भी 128/10 हो जाता, 648/10 हो जाता, तो 1/10 बाहर आ गया। अब 128 जो है वो क्या है, आपको पता है 128 जो है ना वो 64 का 2 गुना है, तो 64 का 2 गुना और 648 जो है वो 1296 का, 648 जो है उसका 2 गुना करेंगे तो 1296 हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने 128 में क्या लिख लिया, 64 × 2, 64 को एज इट इज़ 2 को 648 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने देखा कि 64 का जो होगा ना अंडर रूट वो कितना हो जाएगा 8, 1296 का जो अंडर रूट होता है ना वो 34 होता है। ठीक है, 1296 का जो अंडर रूट होगा ना वो 34 होगा। तो आपने देखा कि 34 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 4 जा 4 8 जा 32। एक सेकेंड, 1296 का यही होगा, चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, 36 होगा शायद, वेट, 1296 36, हाँ 1296 का 36 होगा अंडर रूट। ठीक है, 1296 का 36 होगा अंडर रूट। ठीक है, तो अगर आप 36 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखोगे 8 6 जा 48 और 8 3 जा 24, 288, मतलब 28.8 जो है आपका क्या आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू सबको पता है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b²/a। तो आपको पता चल गया b²/a, और नंबर पता है आपको, पहले a आया होगा बाद में b आया होगा, मतलब 57.6 × 57.6 बाई कितना हो गया 38.4। तो ये अगर देखें तो 19 पे जाएगा, 2 और 3 पे। ठीक है, तो ये दोबारा कितने पे जाएगा, ये देखा जाए अगर तो ये 256 कितना होगा 28, 2.28.8 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है 2x x कितना है 2 × 28.8 और y 2x रेशो y की वैल्यू तो है ही 28.8 × 3, ये तो गया, आंसर विल बी 2:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्या कि A कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 days, B इज 25% मोर एफिशिएंट देन A। आपने क्या देखा, पहली बात तो आपने देखा कि इस लाइन में भी B कॉमन है, इसमें भी B है, मतलब दोनों लाइनों में B कॉमन है। आपने क्या किया, B को ना 100 मान लिया कि B की जो एफिशिएंसी है ना वो 100 है। ठीक है, आपने मान लिया कि B की जो एफिशिएंसी है ना वो 100 है। तो आपने देखा कि C की तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कैसे, क्वेश्चन में बोला C इज़ 28% मोर एफिशिएंट देन B, मतलब B अगर 100 है तो इसका 28 ज़्यादा, B अगर 100 है तो इसका 28% ज़्यादा। आपने देखा कि 100 का 28% हो कितना जाएगा 28,
तो 28 ज़्यादा है, मतलब 100 में 28 ज़्यादा कितना, 128 हो जाएगा। फिर क्या बोला है आपको, क्वेश्चन में बोला है बी जो है ना वो 25% मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब बी जो है वो 25% मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब ए जो खुद है वो 100 है, 100 से 25 ज़्यादा तो 125/100, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 जो मानी है आपने यहाँ पे, ठीक है। पुट कर दो, 5 पे गया, ये 4 पे गया और ये फिर 20 पे गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 80 आ गई। अब आप चाहो तो इसको काट लो, चलो काट ही लो, ठीक है। 4 पे काट देते हैं, 4 पे काटोगे तो ये आएगा 20, ये आएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 32, ठीक है। अगर आप 4 पे इनका रेशो देखोगे काट के तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 20:25:32। क्वेश्चन में दिया है क्या कि ए किसी काम को करता है तो कितने टाइम में कर लेगा, 40 दिन में। आपसे पूछा है क्या कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, मतलब आपने देखा पहली बात तो टोटल काम कितना हो जाएगा, आपने देखा कि ए इतने दिनों में कर लेता है और ए की एफिशिएंसी कितनी है, इतनी, मतलब जिसके दिन दिए हों अगर मैं उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया 800। अब आपको बोला गया है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, मतलब ये तीनों साथ में 5 दिन काम करते हैं। आपने देखा कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा, जो इनकी एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी जो होती है वो 1 डे वर्क होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि एफिशिएंसी जो है वो कितनी हो गई, 20 और 25 को जोड़ा 45, 45 में 32 जोड़ा तो कितना हो गया 77, मतलब एक दिन का काम 77 है इनका, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, आप देखोगे कि 5 दिन में ये काम कर लेंगे 385। आपने देखा कि 800 था टोटल वर्क, 800 जो है टोटल वर्क निकलता कैसे है, जिसके दिन दिए हो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे ना आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। आपने देखा कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से नंबर ऑफ डेज कितने हैं 5, तो नंबर ऑफ एफिशिएंसी से हमने नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करे तो हमें पता चल गया कि 385 काम कर दिया किसने, ए बी सी ने साथ में मिलके, तो काम रहा कितना गया 415। अब 415 काम करना है बी को, कितने टाइम में कर देगा, आपने देखा कि 415 काम बी का, मतलब 415 काम करना है बी को और एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दो, जिसके दिन दिए उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा और रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जिसके निकालने हैं। और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये टोटल वर्क, ये 1 डे वर्क, तो बी का टोटल टाइम आ जाएगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। सॉल्व कर लो, ये 5 पे गया 83, तो 16 सही 3/5 विल बी योर करेक्ट आंसर। करा चुका हूँ ये क्वेश्चन भी मैं टाइम एंड वर्क में। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज 18 से इन क्वेश्चनों की लड़ी लगी हुई है, ठीक है। सीपीओ में नहीं आया अब की बार, पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना एक चीज़ क्या, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, क्या क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ध्यान रखना, मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से, तो मेरा आंसर जो है वो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 21 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एक फैक्टर दिया जाएगा, किसका, आपको ये दे दिया जाएगा, फिर इन दोनों में से आपको एक फैक्टर दिया जाएगा। आपकी सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको दूसरा फैक्टर निकालना है। अब हमने इस क्वेश्चन में दूसरा फैक्टर कैसे निकाला, हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/7, जिसको हम क्या बोलेंगे 3। अब जब आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की आपको वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू पता है, आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप एक्स वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हो। आप पहले तो ये देखो पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम जब मैं इसका ले लूँगा तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर मान लिया, ठीक। अब मुझे 2 इक्वेशन पता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है 10, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, ऊपर तो आ गया 5, नीचे आपने देखा कि अगर मैं
इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस कर देता तो आप देखते कि 2xy की जो वैल्यू आती 4 आती, मतलब xy की जो वैल्यू आती वो 2 आती, xy की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब 5/4 विल बी योर करेक्ट आंसर। जब मैं ये आपको अलजेब्रा में कराऊंगा तो इसके और अच्छे अच्छे ट्रिक्स बता दूंगा। अभी के लिए सारा कुछ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी और टीचर से नहीं पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो बेसिक तो हम लोग इसका शेयर नहीं करेंगे, पर ये ट्रिक बहुत अच्छी है, आपको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। ट्रिक ऑफ ट्रिक भी आपको बताऊंगा, पर उसके लिए बहुत सारा कंसेप्ट आपके लिए समझना ज़रूरी है, यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में दिया डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल इट टू अ कस्टमर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 25%, नहीं 20% एंड 25% ऑन द मार्क प्राइस। अगर वो इतने का लॉस सफ़र कर रहा है, कॉस्ट प्राइस बताइए। देखो आपने क्या किया, आपने भाई सबसे पहला काम किया आपने लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है ना 100 लेट कर लिया। फिर आपने देखा कि यार 40% इंक्रीज़ करके इसका प्राइस मार्क कर दिया, मतलब 140 रुपये मार्क प्राइस रख दिया। फिर आपने देखा कि 140 पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हुए हैं, तो आपने क्या किया, सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आपने इसका निकाला तो आपको पता है क्या हो जाएगा, x + y - xy/100। तो आपने देखा कि 20 + 25, ठीक है, और तो 20 + 20 40 हो गया, मतलब 140 पे उसने क्या किया, 40% ओवरऑल डिस्काउंट दे दिया। तो आपने देखा 40% डिस्काउंट दे दिया, मतलब मार्क प्राइस की उसने 60% वैल्यू पे बेच दिया। तो आपने देखा मार्क प्राइस की 60% वैल्यू हो कितनी गई, 84। मतलब आपने देखा कि सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जा रहा है, 84 आ गया। कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना, तो आपने देखा कि लॉस कितने का हो गया भाई, 16 का हो गया लॉस हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में दिया कितने का लॉस हुआ है, 140 का, तो 16 की वैल्यू 140 आ गई। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू अगर आप देखें तो 35/4 हो जाएगी। आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस बता दो फिर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 जो हमने माना है उसकी वैल्यू निकाल लो। तो 25 × 35 कितना आ जाएगा आपका, यूनिट डिजिट 5 होना है, तो 875। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझ लेना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूरा जोर लगेगा बताने में, पर मैं आपको बहुत शॉर्ट और बहुत कॉन्साइज वे में बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पूछने का पूरा चांस है, आपको प्री या मेंस देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को एक बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और रट मारेंगे उसको आज ही, ठीक है। एक सेकेंड, देखें, आपने देखा क्या क्वेश्चन में बोला है PQRS जो है ना, मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना ली, ठीक है। तो PQRS जो है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला है, PQ की लेंथ इतनी, QR की इतनी, RS की इतनी, PS की इतनी, X की वैल्यू बतानी है, मतलब PQ की वैल्यू बतानी है। और कंडीशन दे दी एक, क्या कि PR जो है वो QS को ना बाइसेक्ट करती है। PR जो है वो QS को बाइसेक्ट करती है, मतलब जो QS लाइन है ना, जो QS लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, जहां इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से, ठीक है। मतलब वो जो है QS का मिड पॉइंट हो गया। अब आप एक चीज़ समझना है, यहाँ से रट मारना एक चीज़, क्या कि आप जब फिगर को इस तरीके से देखेंगे, आपने देखा कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। आप क्या करें, इस लाइन के अल्टरनेटिव लाइन देखें कौन कौन सी है। इस लाइन के अल्टरनेटिव एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। आप क्या करो, इन 2 लाइन का मल्टीप्लिकेशन कर दो। फिर एक ये लाइन है, तो इसके अल्टरनेटिव कौन कौन सी लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो आप क्या करो, इन दोनों लाइन का मल्टीप्लिकेशन कर दो। याद रखना ये वाली कंडीशन है, ये कंडीशन इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करा देगी। पहचानने का तरीका क्या है, आपने देखा लाइन जो है वो किस पार्ट में बटी, OS और OQ। OS के इर्द गिर्द 2 लाइनें देखो, PS और PR, जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की लाइन देखनी है। OQ के देखो इर्द गिर्द लाइन कौन सी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, PQ और QR। अगर क्वेश्चन ऐसा आता क्या कि QS जो है बाइसेक्ट करता किसको, PR को, मतलब QS ने PR को तोड़ दिया,
अब ये नहीं इक्वल, अब ये दोनों इक्वल, तो आप कौन कौन सी लाइन देखते हैं? आप देखते हैं इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी लाइन, ये दोनों पी क्यू इंटू पी एस, एस आर इंटू आर क्यू, ठीक है, तब ये कंडीशन होती। अब ये कंडीशन सॉल्व कर लो। पी एस कितना दिया है? 25.2, एस आर कितना दिया है? 14, पी क्यू निकालना है, क्यू आर कितना है? 16.8, इसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे इसको तो ये तो 2 और 3 पे गया, किससे? 8.4 से, ठीक है। और फिर ये 7 पे गया, तो 7 दिया 21 विल बी योर करेक्ट आंसर। रटने का तरीका है, और इसको रट लेना आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप वहाँ सिमेट्री लगाने बैठे ना, तो बस फिर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है जो आपके सामने आया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है क्या? ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए डी जो है परपेंडिकुलर टू बी सी है। अब आपको पता है कि ट्रायंगल जब इक्विलेटरल होती है तो इसमें मीडियन भी वही होता है, मतलब जो हाइट होती है वही मीडियन होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही परपेंडिकुलर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है। का मतलब सारा कुछ एक ही लाइन होती है क्या? एडी, और जो सारे सेंटर होते हैं, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, ये सारे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, और वो इसी हाइट पे होता है, जो कि हाइट 2:1 में डिवाइड करता है जो पॉइंट होता है वो। तो आपने देखा एडी की लेंथ आपको क्या दे दी? 4√3। आपको पता है एडी जो है वो क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? √3/2 ए। तो आपने देखा ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8। आपसे पूछा पैरामीटर बताओ, तो ए 8 हो गया। आपकी तीनों साइड इक्वल है, कितने की? ए की, तो 3 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पूछा है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है सबसे ज़्यादा 18, 19, 20 में। तो आप लोग क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको थीटा इक्वल टू 0 पुट करना है। आपने देखा कोसेक 85 डिग्री माइनस सेक 5 डिग्री माइनस 10 55 डिग्री प्लस कॉट 35 डिग्री। क्या किया? सिर्फ थीटा इक्वल टू 0 पुट किया। अब आपको पता है 10 35 जो होगा वो क्या हो जाएगा? 10 55 जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉट 35 माइनस कॉट 35 प्लस कॉट 35 कितना हो गया? 0। सेक 5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोसेक 85 सेक 5 डिग्री क्या हो जाएगा? कोसेक 85। आपको पता है सेक थीटा जो होता है वो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, तो सेक 5 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कोसेक 85। तो यहाँ से गया 0 0 0 0 0, ठीक है। अब ये आ गया, सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया है क्या कि 18 डिवाइड बाई 2 ऑफ, पहले पता है आपको ऑफ को सॉल्व करना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर ये सब आ गया। अब इसमें आपको ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ को सॉल्व मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 × 1/4 कितना हो गया? 1/2। तो 18 डिवाइड बाई 1/2 कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड बाई 1/2 कितना हो जाएगा? आपके पास 36 आ जाएगा। मतलब इतने को आपने सॉल्व किया तो 36 आ गया। फिर आपने देखा कि यार ये आ गया, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 2/3 और फिर 2/3 और यहाँ पे 4/3 और फिर 5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ से ये चला गया, रह कितना गया? 5/9। तो 36 × 5/9। फिर इधर से देखते हैं क्या आएगा। इधर से जब आपने देखा तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 9/16 हो गया, तो यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ पे 2/3 और 9/16 डिवाइड में है, तो 16/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 27, ऊपर से आ गया 32। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 32/27 आ गया। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में कर दो, 36 × 5/9 × 27/32, ठीक है। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में आप चेंज करोगे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। सॉल्व कर लेते हैं। ये गया 3 पे और 32 8 पे और 36 9 पे, 9 पंजे 45 दिया, 135/8 है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 135/8 को आप क्या बोल सकते हो? 135/8 को आप बोल सकते हो 16 पे जाएगा 7/8। 16:7/8 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी स्टार्टिंग मूविंग टुवर्ड ईच अदर एक्स से वाई एट द सेम टाइम। मतलब ए चला एक्स से और बी चला वाई से।
द स्पीड ऑफ ए इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टुक इतना इतना टाइम टू रीच। अब आपको पता है क्या कि मीटिंग टाइम के बाद मतलब मीटिंग पॉइंट के बाद ए बी की जगह पे पहुंच जाता है, बी ए की जगह पे पहुंच जाता है, तो आपको पता है फॉर्मूला लगता क्या है, स्पीड का रेशो जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टाइम का रेशो हो जाएगा। मतलब स्पीड ऑफ ए जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टाइम हो जाएगी। तो आपने देखा कि स्पीड ऑफ ए जो है वो कितनी है, आपको पता है स्पीड ऑफ बी जो है वो अगर 100 है तो स्पीड ऑफ ए जो है वो कितनी हो जाएगी 20% ज़्यादा, मतलब 120। और टाइम ऑफ ए आपको दिया है, बी टाइम आपको निकालना है। टाइम ऑफ ए कितना दिया है आपको 5/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6/5। तो इसको जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 36/25। ये कितना हो गया 6/5 हो गया ना। तो अगर इधर हमें टी बी 2/5 यहाँ लिखना है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा ये कितना हो गया 36/25, ये गया 18 पे, ये गया 5 पे। तो टाइम जो होगा वो कितना लगेगा 3 सही 3/5 घंटे। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरे को सॉल्व कर लो, एक तरीका ये है कि आप इसकी ना वैल्यू पुट कर लो। इसमें आप लोग वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। करना शुरू करते हैं। आप क्या करो, ए को भी 1 मान लो, बी को भी 1 मान लो, सी को भी 1 मान लो। इनिशियल केस में आपने क्या किया, ए बी सी तीनों को 1 माना। तीनों को 1 माना तो आपने यहाँ से देखा कि 1 + 1 - 1 कितना हो गया 1, 1 - 1 + 1 का क्यूब 1 - 8, तो कितना हो गया आपके पास -6 आ गया। 2 - 8 -6। अब आप ऑप्शन से वेरीफाई करो कि किसकी वैल्यू -6 आती है। यहाँ से आपने देखा तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 1 1 3 × 1 × 1 × 1 कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया, ठीक। यहाँ से 6 × 1 और 1 - 1 + 1 कितना 1 1 - 1 -1 1 और -1 कट गए आपस में, -1 रह गए, यहाँ से -6 आया। दिस माइट बी द करेक्ट ऑप्शन, बट हमें सारे चेक करने हैं। 1 + 1 - 1 ये गया, 1 - 1 + 1 तो 6 × 1 × 1 कितना 6 आ जाएगा यहाँ से। और 1 - 1 + 1 1 - 1 -1 और यहाँ 1। तो आपने देखा कि यहाँ से -3, मतलब एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है ए बी सी इक्वल टू 1 पे 6 दे रहा है माइनस का, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कॉस्ट पड़ी अगर उसको 100 रुपये तो उसने उसका प्राइस जो है वो 25% बढ़ा के सेलिंग प्राइस कितना कर दिया 125। अभी बोला है क्या कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% ऊपर चली जाती, मतलब 100 का 20% ज़्यादा हो जाता, कितना हो जाता 120 हो जाता, ठीक है। और शी रेजेस द सेलिंग प्राइस बाय 10%। अब आप इसको 10% इंक्रीज कर दो। क्या तरीके हैं, एक तरीका तो ये है 125 का 100% तो खुद की वैल्यू, 10% इंक्रीमेंट मतलब 110/100, या फिर इसका 10% निकाल लो 125 का, कितना हो गया 12.5। 125 में 12.5 अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 37.5। अब पूछा है कि देन हर प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, मतलब अब प्रॉफिट परसेंटेज उसकी कितनी होगी। सॉल्व करते हैं। आपने देखा डिफरेंस कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट इतना, सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं प्रॉफिट को, वैल्यू आ जाएगी 5 6। अब अगर आप 175/60 × 5 अगर आप देखेंगे तो नियर मोस्ट कुछ 14.6% आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी है और ए एल जो है वो परपेंडिकुलर टू बी सी है। पहली बात तो ट्राइंगल बना लेता हूँ भाई, ठीक है। ये ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी है और ए एल जो है ना वो परपेंडिकुलर ऑन बी सी है। फिर ट्राइंगल डी ई एफ है, ठीक है। डी ई एफ में क्या हुआ है, डी ई एफ में कुछ ऐसा हुआ है कि जो डी एम है ना, जो डी एम है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो परपेंडिकुलर ऑन ई एफ है, ठीक है, एट एम। चलो, और
डी ई इक्वल टू डी एफ है। ठीक है, अब बोला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो दिया है 9:25, और बोला है कि एंगल बी ए सी जो है वो एंगल ई डी एफ के इक्वल है। अब आप एक चीज़ समझ गए क्या, कि ये दोनों साइड इक्वल, और क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ये दोनों साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की, इसमें भी दोनों साइड इक्वल दे दी। फिर बोला कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। फिर आपको दिया क्या, इधर भी परपेंडिकुलर बना हुआ है, इधर भी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। जब इतने सारे केसेस मिलने लग जाए ना, आपको मैं बताऊँ, एक रामबाण आपको दूँ, जब भी आपको कुछ लगेगा ना कि ये दोनों चीज़ें आपस में सिमिलर दिख रही है, आप मान लेना, आप क्वेश्चन में कंडीशंस मत देखने बैठना क्या कि यार ये नहीं इक्वल, तीन चीज़ें नहीं मिल रही, दो चीज़ें मिलानी है, तीन चीज़ें मिलानी है, तीनों की वैल्यू ऐसे ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक तरीका ये सोच सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन सिमिलरिटी से हो जाएगा, क्या मुझे एक चीज़ भी इसकी इक्वल दिख रही है, क्या मुझे दो चीज़ें इक्वल दिख रही हैं। अगर एक भी चीज़ इक्वल दिखे ना, आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर मान लेना। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करना। तो आपको पता चल गया यहाँ से क्या, आपको पता चल गया यहाँ से कि एरिया, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगी। अब आपको एक और चीज़ पता है क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो होगा आपका, वो आपको पता है क्या, जब आप सिमिलरिटी की प्रोपोर्शनल जो थ्योरम पढ़ते हो, प्रोपोर्शन में जो थ्योरम होती है वो क्या होती है कि ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, हाइट दोनों की h1 h2, सरकम रेडियस, इन रेडियस थी वैसे तो ये सरकम रेडियस होगी, और सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं पैरामीटर। एरिया जो होगा वो अंडर रूट हो जाएगा, अगर वॉल्यूम होता तो वो क्यूब रूट हो जाता। ठीक है, एरिया की जो मैं बात कर रहा हूँ वो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ से क्या कि अब की बार हाइट आ रही है, मतलब ए एल जो होगा और डी एम जो होगा। ठीक है, तो आपने देखा ये इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर कितना हो गया, अंडर रूट। अब आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी है, 9/25, 9/25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3/5, मतलब ए एल बाई डी एम जो है वो कितना है, 3/5। तो आप वैल्यू रख दो, 3 + 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया है आपको, 3 - 5 आपको दिया है। ठीक है, नहीं उल्टा हो गया, तो आपको एक सेकेंड, डीएम की वैल्यू तो 5 है ना। ठीक है, आपने देखा डीएम की वैल्यू 5, एएल की वैल्यू 3, 5 - 3, 8/2 कितना हो गया, 4। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन में दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट होना सर्टेन सम है 10%। आपने देखा पहली बात तो 2 सही 1/3 साल है, 2 साल पूरे हैं, 1 साल, 2 साल और फिर 1/3 साल। आपने देखा पहला साल पूरा, मतलब पूरा ब्याज 10%, क्योंकि 10% पर एनम है, पूरे साल का ब्याज 10%। दूसरा साल भी पूरा, तीसरा साल पूरा नहीं है, अपने का 1/3 है, तो ब्याज भी कितना होएगा, 1/3। मतलब ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ से, आपने देखा ब्याज जो होगा 10/300, जिसको हम 1/30 बोल देंगे, मतलब इतना ब्याज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जब भी आपको दिया जाए कि इतने साल के लिए इतने % पे इतना कंपाउंड इंटरेस्ट है, सम बताइए, आप लोग इसको रेशो से सॉल्व करना कैसे होगा। देखो आपने क्या करा, आपने देखा 10% को क्या बोलेंगे, 1/10। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल रेट जो होता है किस पे निकलता है, प्रिंसिपल पे, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्रिंसिपल, न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो आपने देखा कि यार प्रिंसिपल और अमाउंट का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो देखता हूँ। ठीक है, तो पहली बार 10% था ब्याज, पहले साल के लिए क्या रेशो हो गया भाई, प्रिंसिपल था 10, एक इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट कितना हो गया, 11। फिर दूसरे साल के लिए भी यही हुआ। तीसरे साल के लिए क्या हुआ कि 1/30 ब्याज है, मतलब 30 जो है वो क्या है, प्रिंसिपल, 1 ब्याज। तो आपने देखा कि अमाउंट कितना हो गया, 31 हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, आपने मल्टीप्लाई किया, साइड में बन गया कितना, 3000, और इधर कितना हो जाएगा, 121 × 31, 121, 363। तो यहाँ पे 3751 आ जाएगा। ठीक है, रेशो के हिसाब से अगर आप करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि राइट हैंड साइड कितना बन रहा है आपका, 3751। मतलब प्रिंसिपल इतना था, जो शुरुआत में अमाउंट थी इतनी थी, जब इंटरेस्ट जुड़ के उसमें अमाउंट बना तो इतना बन गया। आपने देखा क्या कि इसमें इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट रेशो के हिसाब से कितना आ गया, 751। 3751 में से 3000 घटाऊंगा तो 751 आ जाएगा। 751 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1201.6, 1201.6।
तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई आपकी 1201.6/751। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल आया कितना 3000, तो 3000 की वैल्यू हम बता देंगे। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से देखोगे कि ये कुछ 1.6 आया, तो 16 इंटू 300 कितना हो जाएगा 4800 रुपये। क्वेश्चन में बोला है 200 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। 200 को अगर मैं x से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचता है 8। ठीक है, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। पहली बात तो आप लोग समझेंगे क्या कि x की जो भी वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर देन 8 होगी। क्यों होगी ग्रेटर देन 8? क्योंकि आपको यहाँ से पता है एक चीज़ क्या कि रिमाइंडर 8 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर आपके पास 8 आ रहा है। तो रिमाइंडर 8 आ रहा है तो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 से ज़्यादा, मतलब ये जो 200 नंबर है ये 8 से ज़्यादा से डिविजिबल होगा, तभी तो यहाँ पे जाके आपका रिमाइंडर 8 आ पाएगा ना। मतलब नंबर जो x है वो 8 से बड़ा है। अब 8 से बड़ा आप लोग देखना शुरू कर दो कि कौन कौन से नंबर है। आप सबसे पहला तो एक काम करो, आप ना पहले तो ये देखो कि एग्जैक्ट किस पे कटेगा नंबर। आपने देखा कि यार 200 से डिवाइड किया, 8 आ गया रिमाइंडर, मतलब 200 में से 8 घटाऊं तो कितना आ जाएगा 192। मतलब ऐसे नंबर बताओ 8 से बड़े जो 192 को परफेक्टली काटते हो। ठीक है, आपने देखा 8 काटेगा इसको परफेक्टली, और फिर आप देखो अगर इसको, तो आप देखोगे 9 नहीं काटेगा इसको, क्योंकि सम 9 नहीं है। 10 नहीं काटेगा, 11 नहीं काटेगा, 12 काटेगा। ठीक है, 12 काट दिया, एक 12 हो गया नंबर। तो आप अगर इसको देखो कि 12 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या लिखा है 1 और 16, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है। 12 दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, दूनी 192। ठीक है, तो आप देखोगे 12 पे जाएगा, और 12 का अगर फैक्टर मैं देखूँ यहाँ से तो 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तो आपने देखा 12 पे गया, और फिर ये 16 पे भी जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 पे गया। फिर आपने देखा ये 12 पे गया है तो 12 इंटू 2 24 पे भी जाएगा, और 12 इंटू 2, और फिर आप देखोगे 16 इंटू 3 पे भी जाएगा। 16 के साथ 3 को बिठाया ही नहीं, 16 3 48, और ऐसा बोल सकते हैं 12 चौक 48। ठीक है, और 16 दूनी 32 पे भी जाएगा, 16 चौक 64 पे भी जाएगा। ठीक है, मेरा करने का एक तरीका है, आप लोग अपने तरीक़ों से कर लेना। और फिर 12 इंटू 192 पे तो ये जाएगा ही जाएगा, तो 12 इंटू 8 कितना हो गया 96, बस यही बचा है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे नंबर हैं जो 8 से बड़े हैं और 192 को एग्जैक्टली काटेंगे। कौन कौन से नंबर है? 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96 और 192। हो कितने गए हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ऐसे नंबर हैं जो 8 ऐसी वैल्यूज हैं जो 192 को एग्जैक्टली काटेंगे। क्वेश्चन में दिया था एवरेज ऑफ 4 नंबर, फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द 5। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसी सेशन में हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ रिंग हुज इनर सर्कमफ्रेंस, मतलब रिंग है तो गोल होगा पहली बात तो, और डबल लेयर होती है। तो आपने देखा इनर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 244 नहीं 440। तो आपने देखा 2 पाई आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 440। तो आपने देखा कि रेडियस इनिशियल मतलब इनर रेडियस तो आपके पास कितनी हो गई 70 मीटर। इनर रेडियस जो है आपके पास कितनी हो गई 70 मीटर, और आउटर रेडियस निकाल लो। आउटर रेडियस 506 सर्कमफ्रेंस है तो 44, और पहले तो 22 पे काटते हैं इसको। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू जो आपके पास आने वाली है वो आएगी 161/2। ठीक है, तो इसको आप 80.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब आउटर रेडियस जो है आपके पास कितनी आ गई 80.5। ठीक है, यहाँ तक इस पॉइंट तक 80.5 आ गया आपके पास। अब आपको पूछा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक। अब आपको पता है ट्रैक होता क्या है, ये होता है ट्रैक।
ठीक है। तो एक रेस ट्रैक है, इसकी लेवलिंग का खर्चा बताना है, जो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आएगी ट्रैक की, रिम की शेप में थी। तो आप देख लो कि एरिया ऑफ ट्रैक कितना बनेगा। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा, पाई आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रैक। तो आप देखो पाई 80.5 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका स्क्वायर देखने लग जाओ, एक तरीका ये है आप इसको a माइनस बी a प्लस बी कर दो। तो 80 में अगर मैं जोड़ूँ तो 150.5 हो जाएगा और एक हो जाएगा 10.5। ये क्या है a प्लस बी, मतलब 80.5 प्लस 70 और ये 80.5 माइनस 70। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया 1.5। तो 1.5 अगर आपके पास आया है तो आप जब देखेंगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रैक ना ऑलमोस्ट 14966.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की लेवलिंग का खर्चा है 6 रुपये। क्या है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग जो है 6 पर मीटर स्क्वायर है, ₹6 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की लेवलिंग का खर्चा 6 रुपये। 4966.5 मीटर स्क्वायर की लेवलिंग का खर्चा कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4966.5, तो लास्ट में 9 आना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में बोला 2 बॉटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 35% एंड 30:1/3% फुल ऑफ ऑरेंज जूस। मान लीजिए टोटल जो है वो क्या है, मिश्रण 100% ऊपर वाला 100% नीचे वाला। अब आपने देखा इसमें ऑरेंज जूस जो है वो 35% है पहले वाले में, दूसरे वाले में कितना है 33 सही 1/3% है। तो आपको बोला रिस्पेक्टिवली दे आर फिल्ड अब कम्प्लीटली विद एप्पल जूस, मतलब जितना ऑरेंज जूस है उतना है ही है, जो बचा हुआ है वो क्या है, एप्पल जूस। ठीक, तो यहाँ पे इतना एप्पल जूस, यहाँ पे इतना एप्पल जूस। अब आपसे पूछा है क्या कि देन द कंटेंट ऑफ बोथ द बोटल्स आर एम्प्टीड इनटू अनदर वेसल कर लेना, मतलब इन सबको, मतलब इसको और इसको, ये 2 कंटेनर है, इनको एक कंटेनर में खाली कर लिया जाता है, मतलब दोनों को मिला के एक ही कंटेनर में भर लिया जाता है, वेसल कह सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस पूछा, देखो आप पहली बात तो एप्पल देखो कितना है, आपने देखा 65% पहले वाले में, दूसरे में 66 सही 2/3%, और टोटल है कितना, आपने देखा एप्पल की क्वांटिटी इतनी है, टोटल है 200%। आपको परसेंटेज पूछा है इसका 100% से मल्टीप्लाई। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, आपने देखा है कि ये गया। ठीक, फिर ये लिखा हुआ है 65, अगर मैं इसको खोल लूँ तो ये लिखा हुआ है 65 प्लस 200/3 अपॉन 2, तो ये लिखा हुआ है 195 हो जाएगा 395/6%। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस पूछा है तो इसको हम बोल सकते हैं क्या 65 5/6%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। एप्पल जूस की क्वांटिटी पूछा था। क्वेश्चन में दिया द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी ए एंड बी इन 2015 में ए और बी ने जो इंजीनियर रिक्रूट करे 2015 बाय कंपनीज ए एंड बी और 2018 टू द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय सी एंड डी इन 2014 और 2018। अच्छा, तो पहले तो 132 और 118 को जब आप जोड़ोगे तो आप देखोगे 132 और 118 को जोड़ा, फिर 148 और 112 को जोड़ा, तो इतने सबको जोड़ के आपका जो आएगा ना ऑलमोस्ट 510 आ जाएगा। और फिर इसको जोड़ा तो आपने 190 आ जाएगा, 190 और 230 को अगर मैं जोड़ दूं तो 420 आ जाएगा, तो 51:42 आ जाएगा। ये जाएगा क्या किसी पे 3 पे जाएगा, शायद जाएगा 3 पे 17 और 14, 17:14। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोला टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2014 से 17 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर बाय ऑल फॉर कंपनीज इन 2019। अच्छा, चलो जोड़ो इसको,
120 में अगर 140 आप जोड़ो तो कितना आ जाएगा आपका 260, और फिर यहाँ से भी 260 ही आ रहा है, तो पहली बात तो 520 आ गया यहाँ से, इसको सॉल्व किया तो 520 आ गया, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आप देखोगे यहाँ से कि ये तो हो गया कितना 240 और 260 कितना हो गया 500, 240 और 260 कितना हो गया 500। अब ये बोला है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, किससे, इससे 500 से, तो 4 आ जाएगा 4%, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया था नंबर ऑफ ईयर इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी डी इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय बी इन द गिवन 6 ईयर। पहली बात तो बी कंपनी का एवरेज निकाल लो। आपने देखा 90 को 118 से अगर मैं जोड़ूँ तो यहाँ से आ जाएगा 208 को अगर मैं 98 से जोड़ूँ तो 316 आ जाएगा, और 316 को अगर मैं जोड़ता हूँ 106 से 412, 524, 642, ठीक है। तो कंपनी बी में जो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूट हुए 6 साल में वो कितने हुए 642। अब इसका एवरेज बोला तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 107। अब बोला है नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी डी इज लेस देन एवरेज नंबर, मतलब 107 से कम हो और डी कंपनी के ऐसे नंबर ऑफ ईयर बताने हैं, 1 ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, 3 साल, ठीक है, 3 साल आ जाएगा जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन में बोला था टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी बी इन 2014 और 2017। बी ने 14 में और 17 में कितना 196 रिक्रूट किए। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय 2015 से 19 कौन सी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 93, 94 अगर मैं जोड़ूँ इसको तो ये कितना आ जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 93, 94, 2, 5, 3, 8, 2 और 8 0, 110, 400, 420, 500 आ जाएगा। मतलब सी ने 2015 से लेके 19 तक टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर जो रिक्रूट करे वो कितने करे 500 करे, तो 196 जो है 500 का कितना परसेंटेज है ये पूछा है, निकाल देंगे, ये आ जाएगा कुछ 39.2%, ठीक है। तो ये आज की वीडियो के लिए था, आपके लिए इतना ही। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करा दी आपको 3 मार्च की, अगली वीडियो में शिफ्ट 3 हो जाएगी 3 मार्च की, और 4 मार्च की आपकी शिफ्ट 1 हो जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहें और अपना प्रैक्टिस अच्छे से करें। वीडियो को लाइक कर देना अगर कंटेंट अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन लास्ट टाइम चल रहा है जो तैयारी कर रहा है उसका बेनिफिट हो जाएगा। कमेंट कर देना जो भी प्रीशियस आपके रिव्यूज़ और फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।